आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी गेहूं 40 दिन से ज़्यादा दिन की हो जाती है तो 40 दिन से लेके और 70 दिन तक गेहूं की देखभाल यानी 40 से 50, 60, 70 ये 30 दिन में जो एक महीना ये निकलने वाला है 40 से 70 दिन के बीच में, इस बीच में कौन कौन से आवश्यक कार्य हमें करने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें कब यूरिया डालना है, कब हमें सिंचाई करना है, कब हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, किन किन दवाओं का इस्तेमाल करना है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। कैसे आप गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं, गेहूं में पैदावार कम होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है। तो इसलिए हमने सोचा कि 40 से 70 दिन के बीच में लगभग ज़्यादातर किसान साथियों की अभी गेहूं की फसल हो गई होगी। तो सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल अभी 40 दिन के आसपास की हो गई होगी, 40-45 दिन के आसपास, तो वो किसान साथी क्या करें। उन किसान साथियों को सबसे पहला काम करना है, अगर आपने अभी तक गेहूं में दूसरा पानी नहीं लगाया है, दूसरी सिंचाई नहीं की है, तो पहले तो आपको सिंचाई करना है, लेकिन हाँ मिट्टी के हिसाब से, नमी के हिसाब से करिएगा। अगर पानी की अभी कमी पहले भी दिख जाती है 40 दिन से पहले तो आप सिंचाई कर सकते हैं, और मान लीजिए 40-45 दिन तक नमी है तो 2-4 दिन बाद भी आप सिंचाई कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पानी गेहूं में कभी भी खड़ा मत रखिएगा, भरिएगा मत। और जो वैज्ञानिक समय है वो 40-45 दिन के आसपास ही बताया गया। अगर आपके वहाँ बरसात हो गई है तो अच्छी बात है, अन्यथा 40-45 दिन तक गेहूं की फसल में आपको दूसरा पानी लगाना है। दूसरा पानी भी आवश्यक होता है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो पौधे की बढ़वार अच्छे से नहीं होती है, जिससे भविष्य में हमें उसमें अच्छी बालियाँ, अच्छे उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला काम सिंचाई है। उसके बाद जब आप सिंचाई करते हैं तो दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम 45, 50 या 55 दिन तक आपको अपने गेहूं में अंतिम यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय यूरिया डालने से पौधे की अच्छी बढ़वार होती है, पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो अंतिम यूरिया अगर हम जानें कितना हमें इस्तेमाल करना है, तो अंतिम यूरिया आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है लगभग 45 किलो एक सामान्य वैरायटी में, और जो वैरायटियाँ थोड़ा अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, अगर आपने अगेती बुआई की हुई है तो ऐसी किस्मों में जो आप अंतिम यूरिया डालेंगे उसमें आपको 10-12 किलो या 15 किलो यूरिया भी बढ़ा के देना चाहिए। यूरिया के साथ साथ सभी खादें ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी में आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके ही देना होता है। तो यूरिया भी आप बढ़ा के डालिएगा, और सामान्य वैरायटी में आप 45 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। तो यूरिया डालिएगा। अब यहाँ पे बहुत देर से आपको यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी आप यूरिया डालते हैं तो पौधे की हाइट थोड़ा सा बढ़ती है। अगर आप बाद में बालियाँ आने के आसपास यूरिया डालेंगे तो फिर से पौधे की हाइट लंबी हो जाएगी, तने आपके कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। जब फसलें गिरती है तो नुकसान होता है। इन बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी करनी चाहिए। जब आप दूसरा पानी लगाते हैं उसी के आसपास आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी करना होता है। आप चाहें तो पहले पानी पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो दूसरे पानी पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं। अगर आप ऐसे डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। आप चाहें तो किसी कंपनी का भी डाल सकते हैं जिसमें कई सारे तत्व आपको मिल जाएँ, जिसमें आपको जो है आपका मैग्नीशियम मिल जाए, फेरस मिल जाए, मैग्नीज मिल जाए, आपको बहुत सारी चीज़ें अन्य भी मिल जाएं। लेकिन एक फार्मूला है जिसके द्वारा भी आप डाल सकते हैं। इसमें हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल लगभग करने वाले हैं। तो इस फार्मूले में पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे जो ये हम फार्मूला, ये जो मात्रा बताएंगे, इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उपयोगिता होती है ये काफ़ी बढ़ जाती है। नई शाखा बनने में भी काफ़ी हेल्प करता है, एंजाइम के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को ये काफ़ी बढ़ा देता है, और फसल में क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है, जिससे फसल में अच्छी हरियाली आती है, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग 1 किलो के आसपास। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट, जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसकी आपको 700 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करनी है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, अच्छे से फुटाव होता है, अच्छे से पौधा भोजन वगैरह बना पाता है। तो जिंक का भी आपको स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना चाहिए। तो जिंक 33% वाला आपको लगभग 700 ग्राम इस्तेमाल करना है। तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट।
जो फेरस सल्फेट आता है, इसके इस्तेमाल से लोहे की कमी दूर होती है, जड़ों का विकास, पोषक तत्व अवशोषण में हेल्प मिलता है, क्लोरोफिल का निर्माण ये करवाता है, एंजाइम और प्रोटीन का भी ये निर्माण करवाता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होता है और तने को भी ये मजबूत करने का काम करता है। तो फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है आधा किलो यानी 500 ग्राम के आसपास। ये सभी चीज़ें आपको एक साथ स्प्रे करना है। तो ये तीसरी चीज़ होगी किसान साथियों फेरस सल्फेट। इसके साथ चौथी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीज सल्फेट। जो मैग्नीज सल्फेट आती है इसका प्रयोग करिएगा। इसकी आपको 250 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल से भी प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है, क्लोरोफिल का जो मात्रा है वो बढ़ती है, नई शाखाएं बनने में हेल्प होता है, बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो मैग्नीज सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम। चौथी चीज़ होगी मैग्नीज सल्फेट। पांचवी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया। अच्छे से घोल के पाँचों को आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। इसके इस्तेमाल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, फसल में अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा, अच्छे से ग्रोथ होगी भविष्य में, जिससे बालियाँ भी अच्छी आपको किसान साथियों मिलने वाली है। इसका भी इस्तेमाल दूसरे पानी के आसपास आप बाद में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं। वैसे पहले यूरिया पे डालने से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और अंतिम यूरिया पे भी आप डाल सकते हैं। ये काम ये करेगा कि मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं उनको घुलनशील बनाएगा। अगर आपने कभी भी या फिर अगर आपकी मिट्टी में पहले से कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद है, अगर आपने कभी कोई ऐसी खाद डाली जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, मिट्टी में वो अघुलनशील हो गया, तो ये ह्यूमिक एसिड उसको घुलनशील बनाएगा, जिससे दोबारा से पौधे उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला जो आता है, जब आप आखिरी बार यूरिया डालते हैं तो उसके साथ आप लगभग 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अंतिम यूरिया के साथ करना है। अगर आपका बजट है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी खाद डाली हुई है जिसमें पहले से ह्यूमिक एसिड था तो अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको सल्फर की भी पूर्ति करनी चाहिए। आजकल हमारी मिट्टी में जिंक के बाद सबसे ज़्यादा किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वह है सल्फर। सल्फर की कमी से भी पौधे का अच्छे से विकास ग्रोथ नहीं हो पाती है, नई पत्ती में पीलापन आपको देखने को मिल सकता है। तो सल्फर भी जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो उसके साथ मिला सकते हैं। सल्फर जो आता है 90% वाला या 80% वाला 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने पहले कोई सल्फर वाली खाद डाली हुई है, अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट से गेहूं की बुआई की थी या फिर बीच में कभी सल्फर डाला है तो अलग से यहाँ पे सल्फर डालने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं। सल्फर 3-4 किलो 90% वाला या 80% वाला आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो दूसरे पानी के आसपास आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान ये देना है कि लगातार ये सारी खादें नहीं डालनी है, इनके बीच में 2-4 दिन का गैप भी रखना है, तब ये अच्छे से काम कर पाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे। जब हमारी फसल में थोड़ा सा बालियां तने के अंदर बनना चालू होती हैं, जिसको हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं, सभी वैरायटी में यह समय आगे पीछे हो सकता है। जो जल्दी पकने वाली वैरायटी उसमें जल्दी गबोड़ अवस्था तैयार हो जाएगी, जो देर से तैयार होने वाली उसमें थोड़ा देर से। तो आपको गबोड़ अवस्था में हम जो आगे खादें बताने वाले हैं इनका इस्तेमाल करना, जिसमें सबसे पहली खाद है आपकी NPK 05234। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है कि आपकी जो बालियों का विकास है, जो बालियों का निर्माण है, अच्छे से हो पाता है। 52% फास्फोरस 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। इसकी भी 1 से 1.5 किलो मात्रा आपको स्प्रे करना है। इसके साथ 1-2 चीज़ें और भी आप डाल सकते हैं। 05234 एक हिसाब से आपके पौधे में बाली के विकास में बहुत ही मदद करने वाला है। इसके साथ आप चाहें तो बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है। बोरोन पौधे में जो जड़ों के द्वारा भोजन अवशोषित होता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का भी कार्य करता है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला लगभग 100 ग्राम और NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ का इस्तेमाल आपको और करना है, वो है टेबुकोनाजोल। इसका इस्तेमाल भी आप किसान साथियों जब 05234 डालते हैं तो उसी के साथ में आप इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसकी आपको 100 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। 05234 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। अब कुछ सावधानियों की भी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपको नमी पे ध्यान देना है। जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस समय हल्का सा गर्मी भी पड़ने लगती है और कई बार नमी की कमी होने से बालियों का विकास थोड़ा बाधित हो जाता है। अभी फ़िलहाल जनवरी का महीना चल रहा है और फरवरी, कुछ किसान साथी जो देर में बुआई किए होंगे वहाँ पर फरवरी में बालियाँ आएंगी। तो ये जो समय होता है बाली आने का समय, गबोड़ अवस्था या फिर जब बालियों के
अंदर दुग्धावस्था होती है, ये तमाम समय में अगर नमी की कमी हो जाती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो निश्चित अंतराल पे आप अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहिएगा, लेकिन गेहूं में कभी भी ज़्यादा पानी लंबे समय तक भर के नहीं रखना है, नहीं तो आपको किसान साथियों नुकसान हो सकता है। तो नमी आपको बना के रखना है और जो हमने खादें बताई हैं इनका इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ उचित देखभाल, उचित प्रबंधन भी आपको करना है। खेत की अच्छे से निगरानी करिए, कोई बीमारी, कोई रोग का अटैक हो गया हो तो अगर आप खेत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, तो उसका आप शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण कर पाएंगे, जिससे आपकी एक तो दवाओं के ऊपर खर्चा भी बचेगा। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में गेहूं लगाया हुआ है तो ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जो पूरे खेत में एक साथ फैल जाए। हाँ, हो सकता है कि अगर आप ना देख पाए हो तो आपको बाद में पता चले तो पूरे खेत में फैल गया है, लेकिन शुरुआती अवस्था में जहाँ पे फैला हुआ है केवल वहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक इलाके से अगर आप उन दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नियंत्रण आसानी से आप कर सकते हैं, और शुरुआत में पता चलने से आपका एक तो नुकसान भी कम होता है और आपकी दवाओं के ऊपर खर्चा भी बच जाता है। तो खेत की निगरानी करिए, अच्छे से देखभाल करिए, तो आप भी गेहूं में बढ़िया उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।